नमस्कार, सत श्री अकाल, आबाद। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो? मैं होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान का चैप्टर बेटा, अध्याय 12, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। करण की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में। तड़ित, देखो तड़ित होती है जैसे बिजली होती है, नहीं यही तड़ित है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो सन 1752 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने तड़ित के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी के बारे में भी बताया था। तड़ित और वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी के बारे में इन्होंने ही बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। विद्युत चिंगारी मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, उसे विद्युत से संबंधित होती है, परंतु इसे साकार होने में 2000 वर्ष लग गए। जो चिंगारी है, विद्युत है, इसके बारे में हमें साकार होने में, पता लगने में 2000 वर्ष लग गए। कारण क्या था बेटा? कारण यह था, यह बादलों में आवेश उत्पन्न होने के कारण होती है। देखो बेटा, आवेश आवेश क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर आवेश से संबंधित होती है। और आवेश क्या होता है बेटा? आवेश मुख्यतः कैसे होते हैं? आवेश मुख्यतः धनायन और ऋणायन होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? आवेश होते हैं धनायन और ऋणायन, ठीक है, दोनों होते हैं। धनायन जब ऋणायन दोनों आपस में टकराते हैं तो मुख्यतः विद्युत का निर्माण होता है। क्या होता है? धनायन और ऋणायन जब आपस में टकराते हैं तो आवेश का निर्माण होता है। देखो बेटा, प्राचीन समय में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, यानी पहले वाले लोग इनके बारे में समझते नहीं थे, चिंगारी क्या होती है या बिजली क्या होती है, तथा भगवान का क्रोध मानकर तड़ित से डरते थे। यानी भगवान जैसे क्रोधित हो जाते हैं, इस प्रकार से वो डरते थे कि भगवान अपना क्रोध दिखा रहे हैं अपन पे, इसलिए उसको ऐसे जाना जाता था। देखो, चिंगारी जिनके विषय में जानते हैं, हम चिंगारी के बारे में जानते हैं। देखो क्या कहना चाहता है, 600 ईस्वी पूर्व से पहले यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर यानी एक प्रकार का रोल होता है बेटा, एक प्रकार का रोल होता है, को फर से रगड़ते हैं तो यह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। जैसे हम सर्दियों में क्या करते हैं, एक दूसरे हाथ को मलते हैं तो मुख्यतः हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तो इसी प्रकार ये एम्बर है, रगड़ते हैं तो ये हल्की वस्तु को आकर्षित करता था। इसके बारे में बताया गया है। रगड़ द्वारा आवेशन, रगड़ द्वारा मैंने अभी बताया कि हम सर्दियों में क्या करते हैं, हमें सर्दी लगती है हाथों के, तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को आपस में मलते हैं या रगड़ते हैं, जिसके कारण हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। उसी के बारे में इसी प्रकार हम देखते हैं। जब प्लास्टिक की रिफल को पॉलीथीन से, प्लास्टिक की रिफल होती है उसे पॉलीथीन से या प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, कोई प्लास्टिक के जैसे पेन है, पेन को मैंने क्या किया, बालों में अपने तेल लगा रखा है, तो तेल लगा रखा है, तो इससे जब पेन को मैंने बालों में रगड़ा तो इसे तेल के कारण इस पर क्या ना आवेश उत्पन्न हो गया। और आवेश उत्पन्न होने के कारण जब मैं इस पेन को मिट्टी के पास लेके जाता हूँ तो मिट्टी के कण से चिपक जाते हैं, तो ऐसी ये वस्तु कहलाती है आवेशित वस्तु। पेन कौन सा हो गया? आवेशित वस्तु हो गया बेटा। देखो, आवेशों के प्रकार तथा अन्य क्रियाएं। आवेश अभी मैंने बताया था। देखो, आवेश मुख्यतः से दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश होता है, एक धनावेश होता है। देखो, ऋणावेश किसे कहते हैं? जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच है ना किसी रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश, ये कांच है, जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो मुख्यतः कांच पर जो अर्जित आवेश आ जाता है, जैसे इस पेन पर अर्जित आवेश आ गया, मैं पेन को बालों से रगड़ता हूँ तब, या मुख्यतः किसी रेशम से रगड़ता हूँ तो ये मुख्यतः इस छड़ पर मुख्यतः आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम धनावेश कहते हैं। ये कहा जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें भी हम धनावेश कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम धनावेश कहा जाता है। ऋणावेश, रगड़ने पर प्लास्टिक स्टो एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश, प्लास्टिक की छड़ और या एबोनाइट की छड़ को जब रगड़ने पर जो आवेश आता है उसे ऋणावेश कहते हैं। यानी एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश आता है उसे ऋणावेश कहा जाता है। ध्यान रखना, मुख्य विशेषताएं ध्यान रखना। सजातीय आवेश, सजातीय यानी एक समान आवेश बेटा। एक समान आवेश कैसे? जैसे धनायन और धनायन दोनों क्या हो गया बेटा? एक समान आवेश हो गया। ऋणायन और ऋणायन दोनों एक समान आवेश हो गया। तो ध्यान रखना, आवेश जो ए सजातीय होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे को दूर भेजते हैं, ये एक दूसरे को दूर भेजा जाता है। विजातीय, विजातीय का मतलब बेटा एक
होता है धनायन एक ऋणायन। ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में अलग अलग है, इसलिए विजातीय कहते हैं। विजातीय होने के कारण ये दोनों दूसरे एक दूसरे को आवेश क्या करेंगे, ये आकर्षित करते हैं। जैसे पहले धनायन ले लो फिर माइनस ऋणायन ले लो, पहले ऋणायन ले लो फिर बाद में धनायन ले लो, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, विपरीत आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये आकर्षित करने का कार्य करते हैं बेटा। अब देखो अन्योन्य क्रियाएं। जब आवेश कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तो आवेशित स्ट्रो के निकट लाते हैं, आवेशित जो स्ट्रो है उसके निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। दोनों के बीच क्या उत्पन्न होता है बेटा, आकर्षण उत्पन्न होता है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थितिक होते हैं, स्थितिक होते हैं, ध्यान रखना। वे स्वयं गति नहीं करते लेकिन जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वो स्वयं गति नहीं करते लेकिन आवेश गति करते हैं तो जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब देखो बेटा आवेशों का स्थानांतरण। आवेशों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, देखो धातु में विद्युत की अच्छी चालक होती है। ध्यान रखना धातु होती है वो मुख्यतः विद्युत की सुचालक होती है। जैसे लोहा ले लो, तांबा ले लो, कुछ भी धातु है मुख्यतः ये विद्युत की चालक होती है, नहीं सुचालक होती है। इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में भेजा जाता है। यानी कोई आवेशित वस्तु है किसी अनावेशित वस्तु में मुख्यतः आवेश को भेजा जाता है। देखो नोट है, एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। यानी समान आवेश अभी बताया था हमने, समान आवेश सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, मुख्यतः प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान रखना। तो आवेशित गुब्बारा है दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करेगा। आवेशित रिफिल है दूसरे आवेशित रिफिल को भी प्रतिकर्षित करेगी। आवेशित रिफिल है मुख्यतः आवेशित गुब्बारे को भी प्रतिकर्षित करेगी। यानी एक अनावेशित रहता है एक आवेशित रहता है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है, लेकिन दोनों सेम हैं, दोनों मुख्यतः आवेशित हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है बेटा। विद्युतदर्शी किसे कहते हैं बेटा, देखो विद्युतदर्शी कहा जाता है, देखो बेटा विद्युतदर्शी किसे कहा जाता है, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसका परीक्षण करने वाली युक्ति जो उपयोग में ली जाती है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। यानी कोई वस्तु आवेशित है या नहीं जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है या जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। ध्यान रखना। भू संपर्कण, ध्यान, भू यानी भूमि, संपर्कण है भूमि से संपर्क। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया। यानी कोई आवेशित वस्तु है और उस आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है तो उसे भू संपर्कण कहते हैं। हमारे पहले क्या लगा हुआ था, जो हरा तार होता है एक, जिसे भू संपर्कण तार कहा जाता है। यह हमारे क्या था, गहराई तक, भूमि में गहराई तक पहले लगाया जाता था। और भूमि में गहराई तक इसलिए लगाया जाता है ना कि विद्युत आवेश का प्रवाह यदि अधिक हो जाए तो वो मुख्यतः भूमि में स्थानांतरित हो जाता है उस प्लेटों से, और प्लेटों से स्थानांतरित होने के कारण हमारे जो उपकरण होते हैं बेटा ये जलते नहीं हैं। यानी भू संपर्कण किसे कहते हैं, भूमि से संपर्क। यानी कोई भी आवेशित वस्तु यदि किसी आवेशित वस्तु आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को हम कहते हैं भू संपर्कण कहते हैं बेटा। आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भू संपर्कण कहलाती है। विद्युत धारा का किसी कारणवश उत्पन्न विद्युत आघातों से बचने के लिए भवनों में भू संपर्कण प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो विद्युत धारा अधिक हो जाती है उसको बचने के लिए जो मुख्यतः बिल्डिंग बनाई जाती है, भवन बनाए जाते हैं, इनके उपयोग में किया जाता है भू संपर्कण का प्रयोग बेटा। देखो बेटा अब पढ़ेंगे तड़ित की कहानी। देखो बादलों के ऊपरी किनारे धनावेश, देखो ये ऊपरी किनारा है बादलों का, यहाँ धनावेश आपको नजर आ रहा होगा। ऊपरी किनारे धनावेश तथा निचले किनारे ऋणावेश संचित होता है। ये देखो ऊपरी किनारे धनावेश और निचले किनारे क्या होता है, ये ऋणावेश संचित होता है। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जो धरती होती है हमारी पृथ्वी होती है बेटा, उस पृथ्वी के निकट धनावेश रहता है। ध्यान रखना। संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो हीन चालक होती है, वायु ध्यान रखना बेटा, वायु हमेशा हीन चालक होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। यानी जो हमारी वायु होती है ये आवेशों को प्रवाह नहीं रोक पाती, जिसके कारण ऋणावेश और धनावेश मिलते हैं तथा प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। जो प्रकाश की चमकीली धारियाँ होती हैं यानी प्रकाश उत्पन्न होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। यानी इसे तड़ित के कहा जाता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत से विसर्जन कहते हैं बेटा। देखो कैसे, ये धनावेश है बादलों की ऊपरी सतह पर, ये धनावेश है बेटा, ऊपरी सतह पर धनावेश है, ठीक है, निचली सतह पर ऋणावेश है, और ये भूमि है हमारी, ठीक है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर क्या है, धनावेश उपस्थित होते हैं। तो आवेशों की मात्रा क्या होती है बेटा, इन आवेशों की मात्रा अधिक हो जाती है जिनके कारण मुख्यतः
बिजलियाँ चमकती है यानी विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण बिजलियाँ चमकती है, जिसे तड़ित बोला जाता है। विद्युत उत्पन्न होती है जिसके कारण बिजलियाँ चमकती है और धारे के रूप में उत्पन्न होती है, और हमें ध्वनि भी सुनाई देती है बेटा। ध्वनि भी क्या होती है, सुनाई देती है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत विसर्जन कहा जाता है बेटा। अब देखो, विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो या अधिक बादलों के बीच, बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। यानी बादलों के दो बादल हैं उनके बीच और पृथ्वी के बीच भी ये प्रक्रिया हो सकती है बेटा। देखो, तड़ित यानी इस बिजली से किस प्रकार हमें सुरक्षा करनी चाहिए। तड़ित एवं झंझा, गरजने वाले तूफान, यानी झंझा बोला जाता है, गरजने वाले तूफान होते हैं उनको बोला जाता है, के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। यानी तड़ित और मुख्यतः जो गरजने वाले तूफान होते हैं उसके लिए खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है, यानी गरज सुनते ही हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बेटा, अंतिम गर्ज सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करें। यानी जो गर्ज सुन रही है हमें लास्ट तक सुनाई दे रही है, यदि गर्ज हो रही है तो हमें इससे सुरक्षित स्थान से बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखो, तड़ित झंझा के समय क्या करे और क्या न करे बेटा। तड़ित झंझा के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में देखो। बाहर खुले में हो आप, तब देखो खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिलों में हमारा मोटरसाइकिल होती है, ट्रैक्टर वगैरह हो गया बेटा, निर्माण कार्य होगा, हेतु मशीनें हैं, निर्माण कार्य हेतु मशीनें हैं, खुली कारें सुरक्षित नहीं है। जो ये वाहन दे रखे हैं मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य मशीनें, खुली कारें, ये मुख्यतः तड़ित के लिए सुरक्षित स्थान नहीं होते बेटा। दूसरा टॉपिक है बेटा, खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष। खुले मैदान होते हैं मुख्यतः, ऊंचे वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, पार्कों में शरण स्थल होते हैं। मुख्यतः ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। जो ऊंचे स्थान होते हैं, जगह पहाड़ वगैरह इलाके हो गए, ये मुख्यतः हमारे लिए तड़ित हैं, बिजली से मुख्यतः सुरक्षा नहीं करते हैं बेटा। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े नहीं, यानी बाहर खड़े हुए हैं तो कोई भी शरण स्थल नहीं है तो आप पेड़ों से, वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहें, यानी पेड़ों से काफ़ी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए हमें। देखो बेटा, घर के भीतर हमें क्या करना चाहिए तड़ित से सुरक्षा के लिए। तड़ित झंझा के समय टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों को छूना नहीं चाहिए। ये कहा जाता है बेटा, जैसे बरसात होती है तो बरसात कहा जाता है हमें कि हमें दीवार को छूना नहीं है, क्योंकि करंट आने की संभावना होती है। यदि मुख्यतः स्पार्किंग हो रही है मकानों में तो मुख्यतः करंट आने की संभावना रहती है, तब ये कहा जाता है जो धातु के तार है या टेलीफोन के तार हैं इनको छूना नहीं चाहिए बेटा। देखो बेटा, दूसरा पॉइंट है, बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। यानी बिजली चमक रही है और हम यदि नहा रहे हैं तो हमें नहाना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के तार होते हैं, टीवी के तार होते हैं, या किसी प्रेस वगैरह फ्रिज के तार होते हैं, उनसे मुख्यतः प्लग को सॉकेट से निकाल देना चाहिए, यानी स्विच से निकाल देना चाहिए प्लग को मुख्यतः। तड़ित चालक क्या होता है बेटा। देखो, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों के तड़ित से बचाने के लिए किया जाता है बेटा। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की एक छड़ स्थापित कर दी जाती है। यानी ये मकान हमारा, देखो बेटा, ये हमारा मकान है, जैसे हमारा ये मकान है बेटा, ये मकान है, और मुख्यतः हमारे ये जैसे ऊपर पहले बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग है, तो इसके मुख्यतः एक किनारे पर ऐसे धातु की छड़ लगाई जाती है, धातु की लंबाई की छड़ लगाई जाती है। यदि बिजली गिरती है तो इस पर गिरती है, और इस पर गिरने के बाद ये भूमि में स्थानांतरित हो जाती है, जिसके कारण हमारे करंट लगने की संभावना बेटा कम में रहती है बेटा। अब देखो बेटा, भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। भूकंप तो आप सभी जानते हो, भूकंप क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम देख लेते हैं बेटा। देखो, भूकंप क्या होता है बेटा। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, यानी बहुत ही कम सेकंड तक रहता है, 5 सेकंड तक कम तक रहता है। ये पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है, यानी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की परतें टकराती है, जिसके कारण मुख्यतः हमें झटका उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी की भूपृष्ठ के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। यानी पृथ्वी की गहराई होती है, ये मान लो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की मुख्यतः गहराइयों में इसके परतें क्या होती है, टकराने के कारण भी उत्पन्न होता बेटा।
देखो गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, यानी हर जगह आते रहते हैं सभी जगह, चाहे से हमारा भारत ले लो, राजस्थान ले लो, चाहे से हमारे भारत के अन्य राज्य ले लो या कोई दूसरा देश ले लो, सभी जगह भूकंप आते हैं बेटा। पृथ्वी की भूप्रपट्टी यानी भूप्रपट्टी पृथ्वी की भूमि के परतें हैं, एक खंड में नहीं बल्कि टुकड़ों में विभाजित होती हैं। पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी होती है, परतें होती है, वह एक खंड में नहीं बल्कि अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होती है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। जो प्रत्येक टुकड़ा होता है बेटा उसे प्लेट कहा जाता है। यह प्लेट निरंतर गति करती रहती है रगड़ या टक्कर के कारण भूप्रपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी की प्लेटें बेटा, ये पृथ्वी की प्लेटें हैं, इन प्लेटें क्या होती है एक दूसरे से रगड़ करती है या मुख्यतः क्या होता है एक दूसरे टकराती है। ये परतें क्या होती है एक दूसरे टकराती है तो इनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, नहीं विक्षेपता उत्पन्न होता है, जिसके कारण पृथ्वी की परतों में हलचल उत्पन्न होती है। उस हलचल को हम क्या कहते हैं बेटा, उस हलचल को हम भूकंप कहते हैं बेटा। ठीक है, उस हलचल को हम भूकंप कहते हैं। एक बार और देख लेना, रगड़ या टक्कर के कारण भूप्रपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यानी पृथ्वी की जो परतें होती है बेटा, पृथ्वी की परतें क्या होती है एक दूसरे से टकराती है, जिसके कारण मुख्यतः विक्षोभ उत्पन्न होता है, थोड़ी सी हलचल उत्पन्न होती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं बेटा। अब देखो पृथ्वी की संरचना देखो, जो ऊपरी वाली परत है ये ऊपरी वाले भूप्रपट्टी है यानी भूमि की परत है। ये एक छोटा सा दिख रहा है आपको, छोटा सा भाग ये प्राचार है। ये देखो आंतरिक है, ये आंतरिक मुख्यतः भाग है जिसे हम बाह्यक रोड कहते हैं। ये रेड वाला दिख रहा है आपको, बाह्यक रोड कहते हैं। और इसके अंदर वाले भाग को हम कहेंगे है आंतरिक कोड कहेंगे बेटा, आंतरिक कोड कहेंगे। आगे देखते हैं आगे। ये देखो बेटा, ये देखो यूरेशियन प्लेट है यानी यूरोपीय इलाका में है, ये अरबी इलाका में है इसलिए अरबियन प्लेट है। ये हमारे भारत में है, भारत को इंडिया बोलते हैं, इंडियन प्लेटें होते हैं। इस प्रकार ये प्लेटों को दर्शाया जाएगा। देखो पृथ्वी की प्लेटों को देखो। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। याद रखना, आपको डेट पूछी जा सकती है। भारत के उत्तरी कश्मीर में उरी तथा तंगधारों में एक बड़ा भूकंप का झटका आया था। कब आया था? 8 अक्टूबर 2005 को। जगह भी पूछी जा सकती है, जगह कौन सी होती है? भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में। ठीक है बेटा, अंडरलाइन कर लीजिएगा मेन टॉपिक को। भूकंप से जो मुख्यतः बाढ़ की आने की संभावना, भूस्खलन यानी भूमि का परतों का कटना होता है, भूमि का कटाव होता है, सुनामी आ जाती है बाढ़ के रूप में ही। 26 दिसंबर 2004 को बेटा, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर था हमारा, उसमें एक विशाल सुनामी आई थी। देखें, ठीक है, मुख्यतः हवा का चलना, मुख्यतः बाढ़ का आना, ऐसे सुनामी कहलाती है। पृथ्वी पर भूस्पंदन यानी पृथ्वी में कंपन होने को हम कहते हैं भूस्पंदन ज्वालामुखी फटने से ज्वालामुखी फटता है। मुख्यतः उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से उल्का पिंड होते हैं, जैसे पृथ्वी से टकराते हैं तब ऐसा होता है। भूमिगत विस्फोट के कारण होता है, भूमिगत यानी जैसे बम विस्फोट कर रहे तो भूमिगत विस्फोट भी होने के कारण हो सकता है। अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण होते हैं। जो पृथ्वी की प्लेटें होती हैं उनकी गति के कारण होती है। यदि गति तेज होती है तो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है और टकराने से मुख्यतः कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम भूकंप का नाम दे सकते हैं। देखो, जिस जगह प्लेटें की सीमाएँ दुर्बल होती हैं यानी जैसे थोड़ी सी प्रयास करने पर टूट जाती है, उन्हें दुर्बल कहा जाता है। वहाँ भूकंप अधिक आने की संभावना होती है, यानी भूकंप वहाँ पर अधिक आते हैं जहाँ प्लेटें दुर्बल होती है। जैसे मैंने कहा था, जैसे ये प्लेट बेटा, ये प्लेट है, ये दोनों प्लेट हैं, ये आपस में दुर्बल हैं, इसने थोड़ा सा प्रहार कर दिया तो ये प्लेटें आपस में टूट जाएगी और टूटने के कारण वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है बेटा, भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंप क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। इन दुर्बल क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? भूकंप क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। याद रखना, जिस जगह प्लेटें दुर्बल होती हैं उस जगह भूकंप आने की अधिक संभावना होती है, इसे हम भूकंप क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है बेटा। ध्यान रखना, दोबारा से बोल रहा हूँ, भूकंप क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कैसे हैं? जिस जगह प्लेटें दुर्बल होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है और इसे हम कहते हैं भ्रंश क्षेत्र या भूकंप क्षेत्र कहते हैं बेटा। देखो उदाहरण देखो, भारत के
अंशकीति क्षेत्र जैसे कौन से क्षेत्र है, कश्मीर की पश्चिम हो गया तथा केंद्रीय हिमालय हो गया, हमारा समस्त उत्तरी पूर्व भाग हो गया, कच्छ का रण हो गया, राजस्थान हो गया तथा सिंधु गंगा के मैदान आदि आते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन, ध्यान रखना बेटा, आपको पूछा जा सकता है, मेन टॉपिक है, इसे अंडरलाइन कर लेना। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने से किया जाता है। आपको पूछा जाएगा कि भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, रिएक्टर पैमाने से किया जाता है। ये देखो बेटा, ये मैंने प्लेटें बनाई हैं मुख्यतः। ये प्लेटें आपको देखो इसी तरह होती है प्लेटें, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये दोनों प्लेटें हैं, ये मुख्यतः बेटा रगड़ती ही प्लेटें दिखाई गई हैं। इधर देखो, ये दोनों एक दूसरे से टकराती हुई दिखाई दे रही है, ये आपस में रगड़ती हुई प्लेटें दिखाई दे रही हैं। यानी रगड़ने से प्लेटें या टकराने से मुख्यतः पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन उत्पन्न होने को हम भूकंप कहते हैं बेटा। देखो बेटा, भूस्पंदन यानी भूकंप यानी भूमि में जो मुख्यतः स्पंद होता है या भूमि में कंपन होता है वो भूस्पंदन कहलाता है। भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। यानी मुख्यतः जो कंपन होता है ये पृथ्वी की तरंगे रूप में उत्पन्न होता है। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान रखना, भूकंपी तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक तरंगों द्वारा भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। किनको? भूकंप तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, भूकंप से बचाव क्या होता है बेटा? भूकंप से बचाव होता है, भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि बड़े भूकंप को झटकों को सह सके। यानी भवन हमारे मकान होते हैं, इस प्रकार निर्माण हो कि भूकंप के झटकों को सहन कर सकें। उचित यह है भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापराध हो। यानी भूकंप के ढांचे इस प्रकार सरल होने चाहिए जिसके कारण वो निरापराध हो सकें। आलमारी, दूसरा टॉपिक है, आलमारियों आदि को दीवारों के साथ जड़ दें नहीं, दीवारों के साथ मुख्यतः लगा दें उन्हें, या ऐसे सेट कर दें जिससे वह आसानी से नहीं गिरे। यानी मुख्यतः थोड़ा सा भी झटका आ जाता है तो हमें यदि आलमारी को दीवार में ऐसे सेट दें कि वो एकदम से ना गिरें। तीसरा पॉइंट है, किसी योग्य आर्किटेक्ट यानी मुख्यतः मकानों के डिजाइन करता है उसे आर्किटेक्ट बोला जाता है, तथा संरचना इंजीनियर से सलाह लेनी चाहिए। यानी आर्किटेक्ट जो भवनों का मुख्यतः डिजाइन करता है और संरचना इंजीनियर होता है, इंजीनियर से सलाह लेकर ही मकान बनाने चाहिए बेटा। दीवार घड़ी, चौथा पॉइंट बेटा, दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, गीजर आदि को दीवार से लटकाते समय सावधानी रखें। जो हम घड़ी रखते हैं, दीवार घड़ी, जो फोटो फ्रेम ले, फोटो और फ्रेम को साथ में लगाते हैं। जल तापक कोई भी मुख्यतः उपकरण होता है, जैसे फ्रिज वगैरह हो गया और फ्रीज वगैरह हो गया या गीजर हो गया आदि को दीवार से सही सावधानीपूर्वक रखना चाहिए, जिससे भूकंप आते समय ये लोगों के ऊपर न गिरे। यानी भूकंप आते हैं तो ये एक दूसरे के टकराते हुए लोगों पर न गिरे। देखो, घर के बाहर भूकंप को झटकों से बचाव, घर के बाहर भूकंप से झटकों से किस प्रकार बचाव किया जा सके? कार या बस को खुले स्थान की ओर ले जाइए। कार या बस होती है हमारी, कार, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मुख्यतः स्कूटर आदि को खुले स्थान में ले जाइए। भूस्पंदन के समय होने से पहले बाहर न निकले। यानी जो भूस्पंदन होता है, भूकंप होता है, उससे पहले हम उससे बाहर न निकले। किससे? जैसे कार वगैरह हो गई, मुख्यतः बस वगैरह हो गई, मुख्यतः आदि से बाहर ना निकले। यदि आप किसी कार या बस में हो तो बाहर न निकले, कार या बस में हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर के अंदर भूकंप के झटकों से बचाव, घर के अंदर भूकंप से झटकों से किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है? किसी मेज के नीचे आश्रय ले ले, यानी कोई टेबल वगैरह होती है, मेज के ऊपर मेज होती है, उसके नीचे हमें अपने सिर को मुख्यतः रख के उसका आश्रय ले सकते हैं। यदि मुख्यतः भूकंप आता है तो बचाव, हमारे सिर का बचाव करने में सक्षम रहती है। देखो, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तु से दूर रहे जो आप पर गिर सकती है। यानी ऊंची और भारी वस्तु से अपन को दूर रहना चाहिए यदि भूकंप आता है तो। देखो, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उन्हें उठे नहीं, अपने सिर का तकिया से बचाव करें। यानी बिस्तर पर हैं तो तकिए को अपने सिर पर रखना है और अपने सिर पर का बचाव करना है कि सिर ही हमारा महत्वपूर्ण होता है। सोचने विचारने की क्षमता हमारे मस्तिष्क में होती है, इसलिए यदि मस्तिष्क नहीं रहेगा तो आदमी अनजान सा रह जाएगा, पागल वगैरह हो जाएगा। तो मस्तिष्क की पहले से रक्षा करनी है तो सिर पर तकिया रखकर बचाव कर सकते हैं इसका।
देखो भूकंप का मैंने चित्र बनाए हैं। देखो ये रेड वाला कलर दिख रहा है, ये अधिकेंद्र होता है भूकंप का। कौन सा बेटा? अधिकेंद्र होता है। ये जो पृथ्वी की ऊपरी परत दिखाई दे रही है, पृथ्वी का पृष्ठ होता है, ये ऊपरी परत है। और देखो ये गोल वर्ताकार संकेंद्रीय वृत्त के रूप में मैंने दर्शा रखा है। ये भूकंप तरंगे होती है बेटा। भूकंप तरंगे मुख्यतः किससे मापी जाती है? भूकंप लेखी नाक का उपकरण से मापी जाती है। और जो ये मुख्यतः रेड वाला भाग होता है, इसे फोक्स भी बोला जाता है। यदि बेटा मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।